बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीन एक्सप्रेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसक्रिप्शन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या रोल है और ये कैसे हमारी बॉडी में बनती है। देन हम अपना जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रोटीन की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें तो ये जो प्रोटीन होती है, एक तो हमारी बॉडी में इसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो मेनली कंपोज होती है प्रोटीन से। हमारी स्किन हो गई, हमारे हेयर्स हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ये सारे के सारे ये प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में आए रोज़ 24 घंटे रिएक्शंस होते रहते हैं, कभी हमारी बॉडी में रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। तो ये जो सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। वो कैसे इन्वॉल्व होती है? वो ऐसे, क्योंकि ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनमें इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो इंजाइम होते हैं ये एक्चुअली प्रोटीन से बने होते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटीन सोर्स की, कि ये जो प्रोटीन होती है आया कि हमारी बॉडी में पहले से मौजूद होती है या हमारी बॉडी बाहर से लेती है, ये सारा का सारा प्रोसेस और प्रोटीन बनने का अमल, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसी को हमने डिस्कस करना है कि प्रोटीन कहाँ से आती है, इसको हमने कैसे बनाना होता है बॉडी के अंदर। क्योंकि एक तो बॉडी हमारी खुद ब खुद प्रोटीन तैयार कर रही होती है, लेकिन अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जैसे कि हम फूड को ही लेते हैं तब भी हम अपने अंदर प्रोटीन को लेके जा रहे होते हैं, वो तो प्रोटीन हमें एक्सटर्नल फैक्टर से मिल जाती है। लेकिन इंटरनली हमारी बॉडी में प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने आज डिस्कस करना है। ये जो प्रोटीन होती है एक्चुअली ये छोटे छोटे यूनिट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, और हर यूनिट को हम फिर नाम देंगे पॉलीमर्स का। और जब ये पॉलीमर्स बन जाते हैं तब हम इनको नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स। अब ये जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी एक ख़ास तादाद होती है और ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, ये मैंने एक प्रोटीन बनाई है और इसको डिफरेंट कलर से मैंने शो किया है। देखिए यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कर दें इसकी सीक्वेंस को, कैसे रिप्लेस करें? अगर हम रेड के साथ ब्लैक को रिप्लेस कर दें, यानी कि रेड की जगह ब्लैक और ब्लैक की जगह रेड को ला के रख दें, या फिर ब्लू की जगह पिंक और पिंक की जगह ब्लू को ला कर रख दें, तो इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से जो मैसेज होगा वो भी अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन के जो प्रोटीन बनने का जो मैसेज था कि कौन सी प्रोटीन बननी थी, वो प्रोटीन बनने का मैसेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन भी और बनेगी, यानी कि वो रॉन्ग प्रोटीन बन रही होगी, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं, तो वो प्रोटीन बन रही होगी। तो इसमें प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी एक तो ख़ास तादाद होती है और ख़ास किस्म का सीक्वेंस होता है, और ये जो सीक्वेंस होता है ये बहुत ही स्पेशल किस्म का सीक्वेंस होता है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रही होती है तो इस अमल को हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ सवाल ये है कि ये जीन कहाँ पर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखिए, मैंने न्यूक्लियस के टॉपिक में भी आपको पढ़ाया है कि ये जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियोलस। ये उसके अंदर क्रोमोसोम जो मौजूद होते हैं उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। उस डीएनए के ऊपर ये सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को हम जीन का नाम देते हैं। अब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखें, ये एक डीएनए है, डीएनए के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं, मीन के उसके छोटे छोटे टुकड़े किए होते हैं, और उन टुकड़ों के ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं। हम लोग किसी एक जीन की मदद से क्या करेंगे? प्रोटीन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये एक पूरा का पूरा डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए के एक टुकड़े को हम जीन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें इस टुकड़े में से इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही है उसकी डेफिशिएंसी है, तो हम ये वाला जीन उठाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी किस फॉर्म में करेंगे? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में हम जीन को कॉपी कर लेंगे। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या है?
देखिए ज़रा इसके नाम पे गौर करें, मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेज है, इसके पास एक पैगाम है, इसके पास एक ख़ास किस्म का पैगाम है जिससे इसने प्रोटीन को बनाना है। वो पैगाम क्या है? एक तो पैगाम ये है कि उसने प्रोटीन को बनाना है, दूसरा ये कि उस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो ये जो सारा का सारा जो मैसेज होगा, ये मैसेंजर आरएनए ने अपने पास कॉपी किया होगा, ठीक है ना। अब ये जो कॉपी होगी या ये जो इन्फॉर्मेशन होगी या ये जो मैसेज होगा, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास डीएनए से आ रहा है, और डीएनए के पास जो जीन है उसके पास इन्फॉर्मेशन है। ये सारा का सारा डाटा हमारे पास आ रहा है डीएनए से। अच्छा, अगर हम मिसाल लें घर की, देखें अगर हमने घर बनाना है तो हम ऐसे तो शुरू नहीं हो जाते ना कि रूम्स बना लिए, उसकी चार दीवारी खड़ी कर ली। नहीं, पहले हम उसका क्या करते हैं, पहले हम उसका नक्शा तैयार करते हैं और उस नक्शे के मुताबिक फिर अपने घर को बनाते हैं। ऐसे खाम में शुरू नहीं हो जाते। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने डीएनए से मैसेज को निकाला। किस फॉर्म में निकाला? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में हमने डीएनए से एक मैसेज को निकाला, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निकलना इंफॉर्मेशन के तौर पर, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ये यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम आगे स्टडी करते हैं। और बाद में यही जो मैसेंजर आरएनए है जो डीएनए से निकला है, ये मूव कर जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम के पास जाके मूव करना, फिर इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। अब ये राइबोसोम क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो राइबोसोम होता है ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन बनती हैं, ठीक है ना। वो जो मैसेज देता है मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को, वो जो राइबोसोम है इस प्रोटीन को वो एग्जैक्टली वैसे बनाएगा जो मैसेंजर आरएनए ने इसको मैसेज दिया होगा। ये तो हमने एक छोटी सी समरी पढ़ ली, लेकिन इस सारे प्रोसेस को, यानी कि ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बना? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मूव किया राइबोसोम के पास, ये जो राइबोसोम थी फिर इसने क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। फिर इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रल डॉग्मा। अब ये सेंट्रल डॉग्मा क्या है? सेंट्रल डॉग्मा ये है कि इसमें जो मैसेंजर आरएनए की मदद से डीएनए से प्रोटीन को बनाना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रल डॉग्मा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज द सेंट्रल डॉग्मा। अब हम अपना मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। वो तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लेके उसकी समरी को डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली वो क्या है, यानी कि हमने उसकी हेडलाइंस को पढ़ा। अब हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली क्या है, कौन कौन सा इसमें प्रोसेस होता है और कैसे जाके फिर फाइनली एक प्रोटीन बनती है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है? पहले ही हमने इसकी समरी डिस्कस कर ली कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज दी ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से हमने मैसेज को कॉपी किया किस फॉर्म में? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है फिर 3 फेजेस में होगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन फेज में। इसका जो पहला फेज है वो है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज में ये होगा कि हमने डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है उसको हमने अटैच करवाना है। वो कैसे करवाना है? देखें, जो डीएनए होता है उसके पास तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा जो अटैच होगा, अब उसको तो नहीं पता कि मैंने डीएनए के किस सेगमेंट्स के ऊपर, किस जीन के ऊपर जाके अपने आप को अटैच करवाना है, या मैं कैसे वहाँ पे जाके अटैच हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि डीएनए का कौन सा पार्ट है मैंने उसके ऊपर जाके अटैच होना है। देखें, डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स में होते हैं, टुकड़ों में होते हैं। तो हर जीन से पहले या हर टुकड़े से पहले एक ख़ास जगह आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर साइट। तो जो भी सेगमेंट्स के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज ने जाके अटैच होना होगा, तो ये उस जगह से पहले प्रोमोटर साइट के ऊपर जाकर अपने आप को अटैच कर लेंगे। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, फिर इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, अल्फा, बीटा, बीटा और सिग्मा में। अब जैसे ही ये एंजाइम
आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को प्रमोटर साइट के ऊपर जैसे ही अटैच करेगा तो इसका जो एक पार्ट है सिग्मा पार्ट, ये अपने आप को क्या कर लेगा, वहाँ पे रिलीज़ कर देगा। ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो आरएनए है पॉलीमरेज ये अपने आप को प्रमोट कर देगा फिर प्रमोटर साइट के ऊपर, ये इसका रिलीज़ होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फर्दर अगर हम बात करें कि ये प्रमोटर साइट क्या है तो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज के ये एक डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड है 5 to 3 एंड और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो 3 to 5 एंड है, ठीक है ना। इसको हमने कॉपी किया हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये डीएनए की राइट साइड है और ये डीएनए की लेफ़्ट साइड है, तो हमने राइट साइड के ऊपर जो जीन्स हैं या जो न्यूक्लियोटाइड हैं हमने इनको कॉपी किया हुआ है, ठीक है ना। जो राइट साइड पर अमाइनो एसिड्स होंगे उनको हम प्लस में बोलेंगे और जो लेफ़्ट साइड पर अमाइनो जितने भी होंगे उनको हम नेगेटिव में शो करेंगे। देखें, स्टार्ट पॉइंट से 10वां न्यूक्लियोटाइड इसको हम बोलेंगे TA, ये चलता जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम आगे आएँ तो नंबर 35 के ऊपर जो होगा, ठीक है ना, 35वां जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो है TTGACA, ठीक है ना। अब बात मैंने की -10 के ऊपर जो अमाइनो एसिड है और 35वां जो अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, ये एक प्रमोटर साइट है। ये मैं प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ, उसका डीएनए हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो 10वां अमाइनो एसिड है और इसका 35वां अमाइनो एसिड है ये एक प्रमोटर साइट है। यहाँ पे प्रोकैरियोट में हर जीन से पहले ऐसा सीक्वेंस आएगा और लाजमी आएगा, इसको फिर हम प्रमोटर साइट बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इसका -25 के ऊपर एक सीक्वेंस आएगा जिसको हम बोलेंगे TATA बॉक्स, यानी कि टाटा बॉक्स। तो एक तो इसका ये सीक्वेंस हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो इसका सीक्वेंस होगा वो -70 के ऊपर होगा। वो कौन सा सीक्वेंस है? CAAT, यानी कि कैट बॉक्स। अगर हम प्रोकैरियोट में ज़रा देखें तो उसका -10 और 35वां जो था वो अमाइनो एसिड था। यूकैरियोट में -25 और -70 है, 25वां और 70, यानी कि इस सीक्वेंस के ऊपर एक प्रमोटर साइट मौजूद होगा, लाजमी मौजूद होगा, जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज ने अपने आप को आके अटैच करना होगा। ये एक निशानी है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई आंखें नहीं होती, ठीक है ना। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है फिर ये पहचान लेगा किसी ना किसी तरह से अपने आप को कि इसने कहाँ पे जाके अटैच करना है खुद को। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि पहले हमने क्या किया कि डीएनए में से आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को हमने निकाल के फिर हमने उसके ऊपर क्या किया, एक आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करवा लिया। अब हमारा कौन सा प्रोसेस है? हमारा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन बबल का बनना। वो कैसे बनेगा? हम जानते हैं कि ये जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। अब हमने इसको अनवाइंड किया है तो ये एक बबल बन जाएगा। यहाँ पे ये जो बबल होगा इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल बबल। अब यहाँ पे इनिशिएशन हो गई, शुरुआत हो गई है किसकी? प्रोटीन बनने के अमल की, ठीक है ना, शुरुआत हो गई है। अब हमने आगे क्या करना है? अब हमने आगे ये करना है कि हमने आरएनए को बनाना है। अब ये जो इसका दूसरा फेज़ होगा वो है इलॉन्गेशन फेज़। इसके फर्स्ट स्टेप में यानी कि इनिशिएशन में हमने ये पढ़ा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसे आकर अटैच होगा, कौन सी जगह है जिसके ऊपर ये आकर अटैच होगा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो इसका दूसरा फेज़ है वो है इलॉन्गेशन फेज़। इलॉन्गेशन फेज़ में ये होगा कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज था जहाँ पे आकर अटैच हुआ है जिस जगह पे, उसको हमने प्रमोटर साइट बोली थी। अच्छा, यहाँ पे जब वो आके अटैच होगा तो दूसरे नंबर पर जो काम करेगा वो ये करेगा कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, एक तो वो डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड होने की वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा ये इन दोनों स्ट्रैंड को ओपन करेगा, यानी कि ये एक जिप का काम करेगा, एक जिपर की तरह से ये डीएनए को ओपन कर देगा। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड ओपन हुए हैं, अब हम इनको नाम देंगे। एक स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड या
स्टैंड और दूसरे को हम बोलेंगे एंटीसेंस स्टैंड या फिर टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो मैसेंजर आरएनए होगा जब आके इसके ऊपर अटैच होगा तो ये एक दूसरे के एंटी होंगे, तो इनको हम एंटीसेंस या फिर टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। अब ये आरएनए पॉलीमरेज फर्दर क्या काम करेगा? फर्दर ये करेगा कि ये जो एंटीसेंस या टेम्पलेट के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड पड़ी होगी ये उनके क्या होगा, एंटी होगा, यानी कि उसकी जो न्यूक्लियोटाइड होगी वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। और अब वो क्या करेगा, उनको कॉपी करता जाएगा। कैसे कॉपी करेगा? फॉर एग्जांपल अगर हम ए के सामने टी रखें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी हम आरएनए की बात करते हैं तो इसमें थायामीन नहीं होगा, इसमें थायमीन की जगह यूरासिल होगा। तो ए के सामने टी रखने की बजाय हम यू लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें ये इसकी न्यूक्लियोटाइड की क्या की हुई है, कोडिंग की हुई है। यहाँ पे ए है, सी है, जी है, टी है, सी है और फिर टी है। अब अगर हम इसकी क्या करें, कोडिंग करें, यानी कि एंटीसेंस में जो न्यूक्लियोटाइड पड़ी है वो जो आरएनए पॉलीमरेज था, अब इसको कॉपी कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड ए है यानी कि एडेनिन है, यहाँ पे वो अटैच कर लेगा यूरासिल, थायामीन नहीं, क्योंकि आरएनए में थायामीन नहीं होती, यूरासिल होती है। सी के सामने क्या रखेगा, जी रखेगा, फिर जी के सामने क्या रखेगा, जी रखेगा, जी के सामने फिर सी रखेगा, टी के सामने यू रखेगा, सी के सामने जी रखेगा और फिर टी के सामने यू रखेगा। और ये जो सारी की सारी इसने अपने आप की कोडिंग जो की है वो ज़रा थोड़ी सी बेंडिंग टाइप में करेगा, यानी कि बेंड हुई शेप में ये खुद को क्या करेगा, कोड करेगा। और याद रखें ये जो नया आरएनए बनेगा वो 5-3 एंड डायरेक्शन में बनेगा। इसी तरह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है एक जिपर का काम करेगा, यानी कि आगे से ये डीएनए को खोलता जाएगा, पीछे से ये बंद करता जाएगा। तो इसी तरह से मैसेंजर आरएनए अपने आप को कॉपी करता जाएगा और डीएनए स्ट्रैंड से निकलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर ये कब तक निकलता रहेगा? क्या ये ऐसे ही निकलता रहेगा, इसका कोई इख्तिताम नहीं है, या फिर इसको रोकने वाली कोई चीज़ है? देखें, हर जीन का एंड अप होता है, हर जीन ने ख़त्म होना होता है, क्योंकि कायनात में सारी ही चीज़ें जो बनी हैं, हम अपनी मिसाल ले लें, ह्यूमन है, हम अगर पैदा हुए हैं तो हमें मौत भी आनी है। तो इसी तरह से ये जो जीन है इसने एक तो शुरू होना है तो इसने ज़रूर ही ख़त्म होना है। तो एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, इख्तिताम। तो इस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन फेज़, जिसमें ये क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। वो कैसे रुकेगा वो हम डिस्कस करते हैं। हर डीएनए में एक ख़ास जगह के बाद एक ख़ास सीक्वेंस आता है, एक स्पेशल सीक्वेंस आता है। अब उसकी पहचान ये है कि उस सीक्वेंस के ऊपर जो बेस पेयर होती है वो जीसी बेस पेयर हमें मिलेंगी, ठीक है ना। और उस जीसी बेस पेयर के बाद एक और बेस पेयर भी आती है जिसको हम एटी या एटी बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक किस्म का सिग्नल हैं, एक किस्म का स्टॉप सिग्नल हैं कि अब ये जो मैसेंजर आरएनए था, ठीक है ना, यहाँ पे आके उसने आपको स्टॉप कर देना, यहाँ पे इसका स्टॉप आ गया है। अब बस इसने और जो मैसेज है वो कॉपी नहीं करना, और जो इसकी कोडिंग है वो यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे इसका अब आगे और कोई काम नहीं है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए था ये प्रोटीन बना रहा था, ठीक है ना। जब ये प्रोटीन बनाते बनाते इन दोनों बेस पेयर पर आएगा, यानी कि जीसी एटी बेस पेयर पर आएगा, तो ये अपने आप को बंद कर देगा। बंद किस शक्ल में करेगा, ये लूप बना लेगा, ये एक किस्म की बेंडिंग होगी, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे जीसी हेयर पिन। जब आरएनए पॉलीमरेज इस बेस पेयर सीक्वेंस को देखता है तो वो डर जाता है, वो कहता है अब तो मेरा एंड हो गया, अब मैंने ख़त्म होना है। तो वो ख़त्म होने की बजाय अपने आप को क्या कर लेता है, बेंड कर लेता है, एक लूप बना लेता है, ठीक है ना। फिर उस लूप को हम क्या बोलते हैं, जीसी हेयर पिन। ये एक किस्म का स्टॉप सिग्नल होता है। तो यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज था इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी।
इसी तरह से ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो इस शेप में होगा, ठीक है ना। और हमारे पास अब क्या है, फ्रेश मैसेंजर आरएनए बन चुका है जो कि 5 to 3 एंड है। जब ये मैसेंजर आरएनए फ्रेश मैसेंजर आरएनए बन जाएगा और जब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो इसको कुछ थ्रेट्स हैं, डेंजर है इसके लिए। वो कैसे, खासकर हम जब यूकैरियोट की बात करें तो ये जो न्यू मैसेंजर आरएनए है जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आता है तो इसके कुछ एनिमीज़ होते हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो इसको डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे इसको। और वो दुश्मन कौन से होते हैं, वो एंजाइम होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस फॉस्फेटेज। अब हमने क्या करना है, हमने इस मैसेंजर आरएनए को उन एनिमीज से, उन एंजाइम से हमने इसको बचाना है। तो हम कुछ क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, हम कुछ तब्दीली लाएंगे। उस तब्दीली को हम फिर नाम देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट का मतलब बाद और ट्रांसक्रिप्शन मीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और मॉडिफिकेशन मीन चेंजेस। यानी कि प्रोटीन बनने के बाद, यानी मैसेंजर आरएनए बनने के बाद जो हम इसको बचाने के लिए तब्दीली लाएंगे उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है, वो चेंजेस क्या हैं, हमने कौन सी उसमें तब्दीली लानी है ताकि वो जो एनिमीज़ हों, वो जो एंजाइम हैं जो इसके शिकार के इंतज़ार में बैठे हैं वो उनसे बच सकें। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है, कौन सी हम चेंजेस लाएंगे कि वो एनिमीज़ से बच जाएं, वो एंजाइम से बच जाएं, उनका शिकार होने से बच जाएं। देखिए ये एक मैसेंजर आरएनए है, इसका एक एंड जो है वो है 5 एंड और जो इसका दूसरा एंड है वो है 3 एंड। तो हम ये करेंगे कि हम इसके दोनों एंड्स के ऊपर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, हम कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव लगा देंगे ताकि ये बचा रहे। हम इसके 5 एंड के ऊपर क्या लगाएंगे, इसके 5 एंड के ऊपर हम एक कैप को रख देंगे। अब कैप का मतलब ये नहीं है जो हम ये कैप सर के ऊपर ओढ़ लेते हैं, नहीं, इसमें जो कैप है उसके पास हम रख देंगे 7 मिथाइल जीटीपी, ठीक है ना। जिस तरह से ये एटीपी एक मॉलिक्यूल है तो ये जो जीटीपी है ना, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक मॉलिक्यूल है लेकिन इसके साथ क्या है, मिथाइल का ग्रुप अटैच है। तो हम इसके 5 एंड के ऊपर ये कैप को अटैच कर लेंगे और जो इसका 3 एंड है उसके पास हम क्या अटैच करेंगे, एक टेल अटैच करेंगे। उस टेल को क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल, ठीक है ना, वो अटैच कर लेंगे। जब हम कैप और टेल को अटैच कर लेंगे तो ये इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा, अपने आप को प्रोटेक्टिव बना लेगा और ये एंजाइम की नज़रों से बचा रहेगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ज़रा देखें कि ये जो मैसेंजर आरएनए है कहीं पे डाउन हो रहा है, कहीं पे अप हो रहा है, कहीं पे डाउन हो रहा है, कहीं पे अप हो रहा है, तो ये जो अप एंड डाउन है इसको भी नेम दिया हुआ है। कौन सा नेम दिया हुआ है, ये जो इलाका है इसको हम बोलेंगे इंट्रॉन और वो जो अप हो रहा है, अप साइड जो है इसकी, इसको हम बोलेंगे एक्सॉन। अच्छा, इसके बाद अब हमने करना क्या है, देखें जो हमें डिज़ायर थी मैसेंजर आरएनए की कि उसने जो मैसेज कॉपी किया है वो तो हमें मिल गया है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा का मैसेज भी वो हो गया, कोड हो गया है। तो हमने उसको क्या करना है, अब उस फालतू टुकड़े को हमने हटाना है। तो हम वो कैसे करेंगे, हमारे पास एक रिमूवर होगा जिसको हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग बोलेंगे। तो एक ख़ास इंजाइम आएगा जिसको हम बोलेंगे स्प्लाइसियोसोम, तो वो इसको काट देगा और ये हमारे पास अब क्या होगा, यूज़फुल पीस हमारे पास अब आ जाएगा फाइनली। तो इस चेंजेस को हम बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि एक कैप और टेल को ऐड कर दिया और दूसरा ये किया कि हमने इसके फालतू वाले टुकड़े को काट के फेंक दिया और जो बाकी बचा वो हमारे लिए यूज़फुल था, वो हमने उसको रख लिया। सो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो कीप केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।